सो पार्ट नंबर 7 है हमारा। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट है। इसमें हमको क्या पढ़ना है कि जो मिश्रण होते हैं, समांगी हो चाहे विषमांगी हो, तो उन मिश्रणों को हम कैसे कैसे अलग करेंगे, अलग अलग विधियों का उपयोग करके। ठीक है, उस हमें इस वाले पार्ट में यही पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टाइप हैं, ठीक है, जिनका उपयोग होता है मिश्रणों को अलग करने में। तो सबसे जो पहला है जो है हमारा प्रभाजी आसवन विधि, जिसमें से एक मैं बता चुका हूँ कि अगर वायु से गैसों को पृथक्करण करना है, यानी अलग करना है, वायु से गैसों को अलग करना है, तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो प्रभाजी आसवन विधि या फिर आसवन विधि। ठीक है, ऑप्शन में आपको आसवन विधि लिखे तो भी आसवन ही टिक मारना, और यदि प्रभाजी आसवन लिखा हो तो प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हम लोग दो मिश्रणों को अलग कर सकते हैं। एक तो वायु में अगर गैसों का मिश्रण है तो भी हम लोग प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करेंगे, और अगर दो घुलनशील द्रव्य यानी दो ऐसे द्रव्य हों जो आपस में घुल सकते हो तो उनको भी अलग करने के लिए हम लोग कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो प्रभाजी आसवन विधि का। ठीक है, अब पहला वाला मैं बता चुका हूँ कि वायु से गैसों को कैसे अलग करेंगे। दो घुलनशील द्रव्यों का पृथक्करण अगर करना है, यानी दो ऐसे द्रव्य जैसे कि मान लो आपके पास पानी में अल्कोहल मिल गया हो, या फिर पानी में एसीटोन मिल गया हो। एसीटोन का उपयोग, एसीटोन क्या है? एक केमिकल पदार्थ है और ये बहुत ही जहरीला पदार्थ भी होता है। ठीक है, और एसीटोन का उपयोग आपने देखा होगा कि जो आपके नेल पॉलिश होते हैं, नेल पॉलिश में भी एसीटोन मिलाया जाता है, क्योंकि वो क्या ठंडा, आपका भी देखिएगा अगर आपने कभी नेल पॉलिश को अगर आपने त्वचा पर लगाया हो तो देखना, तो नेल पॉलिश क्या आपको कुछ देर के लिए तो आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसीटोन होता है, और एसीटोन क्या करता है कि आपके शरीर में से जो गर्मी होती है उसे शोषित कर लेता है। ठीक है, तो यही होता है। तो अब मान लो पानी में, और एसीटोन भी एक द्रव्य पदार्थ है, अगर और एसीटोन पानी में बहुत ही अच्छी तरह से घुल सकता है। तो अगर मान लो पानी में एसीटोन मिल गया है तो उसे हम लोग कैसे अलग करेंगे? तो इसमें हमको ये पढ़ना है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि जो सेकंड पार्ट है हमारा कि प्रभाजी आसवन विधि में, कि दो घुलनशील द्रव्यों को हम लोग कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछे कि दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को हम लोग कौन सी विधि के द्वारा अलग करेंगे? तो आसवन विधि के द्वारा। अब इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए अगर पानी में एसीटोन मिला हुआ है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़रा इसे देखिए, ये है एक डायग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि ये एक स्टैंड है, ठीक है, और ये एक फ्लास्क है, कांच का फ्लास्क है, इसके अंदर पानी भरा हुआ। पानी में जो आप कण देख रहे हैं छोटे छोटे, ये है आपका एसीटोन। यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा दिया गया है, और यहीं से एक और पाइप गई है, ठीक है, और एक और चेम्बर बनाया हुआ है, कांच का ही है जिसे, ठीक है, और यहीं से नीचे एक और ग्लास है जहाँ पे हमको शुद्ध करना है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक पानी और एक एसीटोन है, तो पानी से मुझे एसीटोन को अलग करना है। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 118 तत्व हैं प्रकृति में, सभी तत्वों का, जैसे पानी, अगर शुद्ध पानी है तो उसका गलनांक क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से कम करोगे तो पानी बर्फ़ में जम जाता है ठोस स्वरूप में। 0 डिग्री सेल्सियस जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होगा यानी 273.15 केल्विन, तो बर्फ़ क्या होगा? धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, यानी गैस क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? पानी का क्वथनांक होता है। उसी तरह से सभी गैसों का और सभी तत्वों का अपना अपना एक क्वथनांक होता है, यानी सभी का एक टेम्परेचर होता है कि यार इतने टेम्परेचर पे आके वो चीज़ द्रव्य में है तो गैस में बदल जाएगी। ठीक है, तो एसीटोन जो कि खुद एक द्रव्य है, तो सीधी सी बात है उसका भी कुछ क्वथनांक होगा कि उतना जब 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 उस एसीटोन का तापमान है, मैं उसके क्वथनांक तक ले जाऊँगा तो क्या होगा? वही एसीटोन जो द्रव्य स्वरूप में था वो किस में बदल जाएगा? आपके गैसीय स्वरूप में। तो उसमें क्या होगा कि अब जैसे ही नीचे एक बर्नर है जिसमें से आग जल रही है, ठीक है, अब जैसे मान लो इसको जैसे ही मैंने ऑन किया, और हमें पता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? पानी का क्वथनांक है। एसीटोन का होता है 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी एसीटोन पानी से भी कम तापमान पे क्या किस में बदल सकता है? गैस में। अब जैसे ही मैंने इसको गर्म करना शुरू करूँगा तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी गर्म होगा, पानी के अंदर एसीटोन है तो वो भी गर्म होगा। जैसे ही इस पानी का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचेगा, तो अब क्योंकि 56 डिग्री सेल्सियस एसीटोन का क्वथनांक है, तो अब जो एसीटोन अभी द्रव्य में मिला हुआ था, घुलनशील था, अब 56 डिग्री सेल्सियस क्या है? उसका क्वथनांक आ गया। तो जैसे ही क्वथनांक पर पहुँचेगा तो यही एसीटोन किस में बदल जाएगा? गैसीय स्वरूप में। और यही जब एसीटोन जब गैस में बदलने लगेगा तो यही उसको जो गैस है एसीटोन के, वो एसीटोन का जो गैसीय स्वरूप है वो यहाँ से जाते हुए और इस पाइप से होते हुए यहाँ पर आएगा, इस वाली पाइप में।
अब इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि अभी एसीटोन गैसीय स्वरूप में बदल चुका है और वो यहाँ से ऐसे गुजर रहा होगा, तो इसके चारों तरफ ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, इसमें क्या है, अब देखो जल संघनक, संघनक में मैंने बताया संघनन का मतलब क्या होता है, गैस से ठोस में गैसीय स्वरूप से वापस द्रव्य स्वरूप में गैस को ठंडा करके वापस पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। तो अब जब गैस आपका इस वाले में से इस वाली पाइप से गुजरने की कोशिश करेगा तो इसके चारों तरफ क्या ठंडा पानी होगा, ठीक है, शीतल जल लिखा हुआ है, शीतल जल निवेश, इसमें इन चारों तरफ क्या ठंडा पानी, ठंडा पानी क्या करेगा, उस गैस में जो भी ऊष्मा है उसको क्या कर शोषित कर लेगा, और वही जो गैस थी आपकी एसीटोन, जैसे उसका तापमान 56 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो वो धीरे धीरे किसमें बदलने लगा, पानी में। और ये देखिए आप बूंद के रूप में वही जो यहाँ से गर्म किए 56 डिग्री सेल्सियस से पहुँचा, गैस बदला, गैस से यहाँ पर आया, इस वाले क्लैप में क्या होगा, चारों तरफ ठंडा पानी, ठंडा पानी क्या करेगा, उस एसीटोन के गैस में जिसमें ऊष्मा है उससे क्या करेगा, उससे ऊष्मा शोषित कर लेगा ठंडा पानी, और धीरे धीरे क्या होगा, वो गैस एसीटोन वाली जो गैस थी यानी गैसीय स्वरूप जो था एसीटोन का वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, और जैसे ही उसका तापमान 56 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो वो धीरे धीरे किसमें बदलने लगेगी, पानी में, और वही धीरे धीरे इस तरह से यहाँ पे नीचे पानी के रूप में भरना शुरू हो जाएगा। तो यही होती है कि दो घुलनशील द्रव्य को अगर अलग करना है तो हम लोग कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो आसवन विधि का। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि अगर आपके पास कोई स्याही है, जैसे आपने बताया कि पेन में लाल कलर की स्याही होती है, ब्लैक कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। अब अगर ब्लैक कलर की स्याही का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ ब्लैक ही कलर होगा, लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी स्याही जिसमें 2 से अधिक रंग मिले हुए हैं, ठीक है, और अब अगर उसमें से आपको अलग करना है तो पहले तो याद रखिए कि स्याही है क्या, स्याही जिसे हम लोग डाई कहते हैं, ठीक है, डाई क्या है, तो डाई क्या है, तो 2 या 2 से अधिक रंगों के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, डाई कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछे कि डाई क्या है, तो 2 या 2 से अधिक रंगों के मिश्रण को हम लोग कहते हैं डाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्याही। अब आपके पास ऐसी स्याही है जिसमें 2 से अधिक रंगों का मिश्रण है, मान लो आपके पास लाल और नीले रंग का मिश्रण है, या फिर लाल, नीले और हरे रंग का, जो आपको कोई भी 2 रंग ले लो या फिर कोई भी 3 रंग ले लो। अब मान लो वो स्याही, और ये आपका एक कागज़ है, अब कागज़ के ऊपर ये एक स्याही गिर गई है, ठीक है, स्याही गिर गई है या फिर उसकी कोई बूंद है। अब आपको किसी ने बोला कि भैया इस जो स्याही है जो कि 2 से लाल और नीले रंग का मिश्रण है, इसमें से आपको लाल रंग अलग करो और नीले रंग अलग कर लो, तो इसके लिए हम लोग कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो क्रोमेटोग्राफी। तो स्याही से ही रंगों के मिश्रण को अलग करना, या फिर डाई लिखा गया कि डाई से रंगों के मिश्रण के अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो क्रोमेटोग्राफी। अब अगर स्याही से या डाई से आपको रंगों का मिश्रण को अलग करना है तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, तो एक ग्लास लो पहले तो, ठीक है, एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें नीचे कुछ ज़्यादा पानी नहीं भरना है, आधे ग्लास से भी कम पानी आपको भर देना है। उसके बाद क्या करना है, वो कागज़ लेना जिसके ऊपर स्याही लगी हुई है। अब कागज़ में का वो भाग जहाँ पर स्याही लगी है उसको हमको पानी में नहीं डुबाना है, ठीक है, जो जहाँ पे स्याही लगी है उसको पानी में नहीं डुबाना, लेकिन जो उसके नीचे वाला भाग यानी ये स्याही है तो इसके जो नीचे वाला भाग यानी ये वाला भाग, इस वाले भाग को क्या करना है, आपको ऐसा रखना है कि सिर्फ इसके नीचे वाला भाग ये पानी में डूबा रहे और जो जहाँ पे स्याही लगी हुई है वो ऊपर रहे। अब आप देखेंगे जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई कपड़ा होगा और कपड़े का अगर कोई एक किनारा अगर थोड़ा अगर पानी में डूबा हुआ है लंबे समय तक तो देखोगे कि जो भाग डूबा है वो तो डूबा ही डूबा रहता है, लेकिन धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ता रहेगा और उसके अलावा भी जो ऊपर का भाग होगा वो भी धीरे धीरे गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि पानी जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वो भी गीला हो रहा है, लेकिन साथ साथ में उसके ऊपर का भाग भी कुछ गीला हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत काम करता है जिसे बोलते हैं कशेकत्व का सिद्धांत। कशेकत्व का सिद्धांत आपने इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि पहले आज मेरे ख्याल से 5 से 6 साल पहले या फिर आपने देखो अभी भी लोगों के घर में लालटेन होती है, उसमें भी जो कांच वाली जो लालटेन होती है जिसके अंदर बत्ती ऊपर लगी हुई होती है और उसका बत्ती का जो दूसरा सिरा होता है वो केरोसिन में डूबा रहता है, फिर भी आप अपने और जब आप आग लगाते हो ऊपर तो भी आग जल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कशेकत्व का सिद्धांत काम करता है। इसमें क्या होता है कि जो हिस्सा पानी में केरोसिन में डूबा रहता है तो जैसे आप जलाते हो तो क्या होता है वो शोषित करते नहीं, यानी एक सिरा जो केरोसिन में डूबा हुआ है और दूसरे सिरे पे अगर आपने आग लगा दी तो आग लगाने से क्या होगा वहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया होती है और जो आपका केरोसिन वाला हिस्सा है यानी जो आपका केरोसिन है वो जो भाग डूबा है वो तो है ही, धीरे धीरे केरोसिन क्या करेगा वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, यानी पानी का या किसी द्रव्य का ऊपर की तरफ चढ़ना ही क्या कहलाता है, कशेकत्व का सिद्धांत। यहाँ पे इसी को बोलते हैं कशेकत्व का सिद्धांत। इसी सिद्धांत पे आपके लालटेन की जो बत्ती होती है और आपकी लालटेन जलती है, ठीक है, वही सिद्धांत यहाँ पे काम करता है कि जो अब देखो ये ऊपर रही स्याही और ये नीचे वाला भाग जो कि पानी में डूबा हुआ है। अब जैसे ही ये पानी में डूबेगा तो क्या होगा, पानी पहले तो पानी क्या करेगा जो हिस्सा डूबा हुआ पहले उसे गीला करेगा,
धीरे धीरे क्या करेगा, यही पानी रिश्ता उसमें रिसाव होगा और धीरे धीरे कागज़ के ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा पानी। और जैसे ही पानी इस स्याही को डुबाएगा फिर यहाँ तक पहुँचेगा, यानी ये वाले हिस्से को गीला करेगा। फिर धीरे धीरे पानी जैसे जैसे ऊपर जाएगा कागज़ के ऊपर, तो क्या होगा, इस स्याही में से जो रंग पानी में अधिक घुलनशील होगा, तो जैसे जैसे पानी जाएगा तो वो भी क्या होगा, इसके साथ ही ऊपर जाने लगेगा। और जो रंग पानी के साथ अच्छे से घुलनशील नहीं होगा, वो क्या होगा, वो थोड़ा ही ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो घुलनशील होगा वो पानी के साथ तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जैसे यहाँ पे जा रहा है। और जो नहीं जा पाएगा या जो थोड़ा सा जाएगा वो ऊपर तक जाएगा और फिर रुक जाएगा। तो क्या होगा, इस प्रक्रिया के द्वारा ही, यानी क्रोमेटो इस विधि से क्या होगा कि जो रंग पानी में घुलनशील होगा वो तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो नहीं घुलनशील होगा क्या होगा, वो वहीं रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों रंग क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो यानी पानी डाई का वह रंग, डाई में उपस्थित वह रंग जो कि पानी में अधिक घुलनशील होता है, तो जब पानी कागज़ में ऊपर की तरफ चलता है तो रंग के उस कण को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दो रंग अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यही विधि होती है कि डाई से या फिर स्याही से दो रंगों के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। कोई पूछे कि क्रोमेटोग्राफी विधि में कागज़ में पानी किस सिद्धांत पर ऊपर जाता है, तो कशेकत्व का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है कि अगर कोई दो ठोस पदार्थ हो, दो ऐसे ठोस पदार्थ जो कि आपस में मिल ना सके, जैसे कि नमक में मान लो मैंने चीनी डाल दिया, नमक में मैंने कपूर डाल दिया, चीनी में मैंने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, या फिर नमक में मैंने नेप्थालेट डाल दिया, नमक में मैंने एंथ्रासिन डाल दिया, या चीनी में नमक डाल दिया, या चीनी में एंथ्रासिन डाल दिया, चीनी में अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊर्ध्वपातन की परिभाषा बताई थी कि वह पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर ठोस स्वरूप से सीधा गैस स्वरूप में बदल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऐसे कोई पदार्थ हो जो ऊर्ध्वपातन का जो सिद्धांत है वो उसके गुणधर्म को क्या करता है, अनुसरण करता हो, तो ऊर्ध्वपातन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी जो नेक्स्ट प्रक्रिया, जो नेक्स्ट विधि है, उसमें क्या है, ऊर्ध्वपातन विधि। इसमें क्या करना है कि दो अलग अलग ठोस पदार्थ को अगर मुझे अलग करना है, दो ऐसे अलग अलग ठोस पदार्थ जो आपस में मिल ना सके हों, ठीक है, यदि दो अलग अलग ठोस पदार्थों को मुझे अलग करना है तो मैं कौन सी विधि का उपयोग करूँगा, ऊर्ध्वपातन विधि। अब तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिन्हें हम गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस स्वरूप में बदल जाते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले तो आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करोगे ठोस से सीधा गैस में बदल जाएगा। कपूर हम सब ने देखा होगा, घर में पूजा स्थान पे पड़ा रहता है। ठीक है, आप उसे जलाते हो तो सीधा देखते हो कि आप वो सीधा गैस स्वरूप में बदल जाता है। तो कपूर भी ठोस से सीधा गैस स्वरूप में बदल जाएगा। नेप्थालीन भी ठोस से गैस स्वरूप में जाएगा। और एंथ्रासिन भी ठोस स्वरूप से सीधा गैस स्वरूप में चला जाता है। तो अब इसको अब कैसे अलग करते हैं, तो सबसे पहले क्या करें, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक बर्तन ले लीजिए। ठीक है, उसके अंदर ये क्या है, ये जो बड़े बड़े आप देख रहे होंगे, ये क्या है, ये कपूर के टुकड़े हैं। और जो छोटे छोटे ये छोटे छोटे जो टुकड़े देख रहे हैं वो क्या है, चीनी के कण हैं। अब दोनों को मैंने आपस में मिला दिया। अब आपको किसी ने बोला कि चलो अब इनको अलग करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जहाँ दोनों का मिश्रण को लेना है किसी बर्तन में और नीचे से क्या करना है, उसको गर्म करना है। तो जैसे जैसे गर्म करोगे तो क्या होगा, इनका तापमान बढ़ेगा। और एक तापमान ऐसा है कि कपूर क्या होगा, ठोस से सीधे किस में बदल जाएगा, गैस स्वरूप में। अब चूंकि जितने भी कपूर थे वो गैस बदल गए, तो बचा क्या होगा, चीनी। तो इस विधि के द्वारा, यानी ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही दो ठोस पदार्थों को हम अलग कर सकते हैं। फिर से दो अलग अलग ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें जो ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ क्या होंगे, गर्म करने पर गैस में बदल जाते हैं, जिसके कारण जो वो पदार्थ जो गैस स्वरूप में नहीं बदल पाते हैं वो वहीं स्थिर हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया और इसी ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करके हम दो ठोस पदार्थों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा कीप पृथक्करण विधि। ठीक है, क्या है कीप क्या होता है, एक बर्तन होता है कांच का, फ्लास्क का जैसा होता है। जैसे कि अगर आई थिंक मेरे ख्याल से, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा, एक मिनट,